मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और इसकिएटेड मसल्स होते हैं, ये हमने कल डिस्कस किया था। मगर एक चीज स्केलेटल मसल्स के अंदर जो सेंट्रली आप देखें इधर, तो ये मसल एक फाइबर है, और इस मसल फाइबर के अंदर इस जगह पे ये थिन फिलामेंट्स अवेलेबल हैं, और इन थिन फिलामेंट्स के सेंटर में थिक फिलामेंट की अवेलेबिलिटी है। बेटा इस थिक फिलामेंट के ऊपर बल्बस रीजन्स अवेलेबल हैं जो थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से इस जगह पे on the surface of thick filament there is a bulb like outgrowth. That bulb like outgrowths are known as bulbous regions. These are known as bulbous regions कहा जाता है इनको, are also known as cross bridges भी कहा जाता है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि मायोसिन फिलामेंट और रेड लाइन के बीच में जो स्पेस है दैट इज आई बैंड, और मायोसिन फिलामेंट की जो टोटल साइज है दैट इज ए बैंड, और दोनों एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो स्पेस है दैट इज एच जोन। और वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन जो पूरा सरफेस एरिया है उसको हम सार्कोमेयर का नाम देते हैं, और पूरी जो मेम्ब्रेन ऊपर पाई जाती है दैट नोन एज द सार्कोलेमा, उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर कहते हैं उसको, सरफेस एरिया को सार्कोलेमा कहते हैं मेम्ब्रेन को। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन, सार्कोमेयर इज द सरफेस एरिया फ्रॉम वन जेड लाइन टू इन अदर जेड लाइन के बीच में जो कंप्लीट सरफेस है। अब हम आएंगे मसल्स कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की तरफ। मसल्स कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की तरफ। मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हग्जली रूल अप्लाई होता है। हग्जली रूल, हग्जली बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, स्लाइडिंग फ्लाइमेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फ्लाइमेंट थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई थी इसने। इसने कहा था कि जैसे हम एक हाथ की फिंगर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हाथ है हमारा, इस हाथ की फिंगर्स दूसरे हाथ की फिंगर्स के अंदर हम ऐसे घुसेड़ते हैं तो दोनों फिंगर्स की साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज ऑफ फिंगर्स में रिमेन सेम। मगर क्या होता है कि स्पेस के बीच में ये फिंगर्स एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं। इसी तरीके से इसने कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये एक थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट सेंटर में अवेलेबल है, तो ये थिक फिलामेंट के बीच में इस जगह पे एक स्पेस है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं ऐसे। तो मीन्स नॉर्मली इतनी साइज है तो कंट्रैक्शन होने के बाद इतनी साइज हो जाती है। तो ये साइज जो डिक्रीज हो रही है क्यों हो रही है, क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब ये है कि दो जो फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइडेड है, साइज ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, फिलामेंट्स रिमेन सेम, चाहे थिक फिलामेंट हो चाहे थिन फिलामेंट हो, इनकी साइज में कोई फर्क नहीं आता। फर्क किस चीज में आता है, इस जगह पे जो स्पेस है ये डिक्रीज हो जाएगी, ये स्पेस डिक्रीज होगी, और ये स्पेस जो बीच में है ये डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से कहा इसने कि when one hand finger put into other hand finger,
size of fingers remain same। तो साइज जो फिंगर्स की साइज है वो सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आता। इस तरीके से जैसे एक हाथ की उंगलियां आप दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच में आप घुसे रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो तो कम हो जाएगी। साइज जो फिंगर्स की साइज है दैट रिमेन सेम, चाहे आप बाहर रखें उसको, चाहे उन दोनों को एक दूसरे के अंदर जो है पुट करें या स्लाइड करें। तो इस तरीके से उसने कहा कि मसल्स जो हैं कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। मसल्स कंट्रैक्शन में क्या होता है, पहले हम उस चीज को देख लेते हैं। मसल कंट्रैक्शन हमेशा याद रखें कि मसल डिक्रीज इन साइज होगा, मसल डिक्रीज इन लेंथ होगा। हमेशा याद रखेंगे आप कि मसल्स जो हैं दोनों तरफ से जब हम घुसेड़ेंगे, उसको जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये वाली जो स्पेस है ये डिक्रीज हो जाएगी, ये स्पेस भी कम हो जाएगी, तो मसल्स में अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे। तो एक्टिन फिलामेंट्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, मायोसिन अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। इस तरीके से जैसे आप हाथ के अंदर मार्कर रखें और दोनों तरफ से हाथ की जो उंगलियां हैं उनको पुश करें, तो जो मार्कर है उसकी साइज सेम रहेगी और उंगलियां जो बाहर से आप पुश कर रहे हैं उनकी साइज भी सेम रहेगी। फर्क क्या होगा कि बाहर वाली जो उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ आएंगी और मायोसिन फिलामेंट जो थिक मार्कर का फिलामेंट आप बना रहे हैं वो सेंट्रली आपके पास सेम रहेगा। मसल डिक्रीज इन लेंथ होंगे और उसके बाद में आई बैंड डिक्रीज होगा। बोथ साइड से, दोनों साइड से दोनों साइड से आई बैंड डिक्रीज होगा, आई बैंड इंक्रीज नहीं होगा। और दूसरी चीज बता, ए बैंड रिमेन सेम, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है। ए बैंड टोटली डिपेंड ऑन मायोसिन फिलामेंट, तो इस वजह से मायोसिन फिलामेंट की जो साइज होगी वो सेम रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आने वाला। और उसके बाद एच नॉन डिक्रीज होगा, एच जोन भी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जब इसको खींचा जाएगा अंदर तो इस तरीके से ये डिक्रीज होगा। इस जगह पे आप फिगर में बना रहा हूं, ये एक नॉर्मल मसल है और उसके ऊपर ये एक्टिन के फिलामेंट इस जगह पे अवेलेबल है और इनके बीच में इस जगह पे ये मायोसिन है। अब जब ये नॉर्मल रिलैक्सेशन है, नॉर्मल कंडीशन है, आप जिसको रिलैक्सेशन का भी नाम दे सकते हैं बेटा, जब मसल कंट्रैक्ट होगा तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ये सर। मगर साइज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज। एक्टिन और मायोसिन की साइज में एच जोन इस तरीके से डिक्रीज होगा, ये आप देखें दोनों तरफ अंदर की तरफ प्रेशर डाला जा रहा है इसमें, तो इस जगह पे ये वाला जोन और ये वाला जोन आई बैंड दोनों डिक्रीज हो गए, तो जाहिर सी बात है दोनों साइडें जब अंदर की तरफ आएंगी तो ये है एच जोन, पहले ये ज्यादा बड़ा था, अब ये एच जोन जो है ये कोलैप्स हो गया है, क्लोज हो गया। तो इस जगह पे आप देखें, दिस इज द आई बैंड, यू कैन कंपेयर हियर इजली, दिस इज आई बैंड एंड दिस इज आई बैंड। इस आई बैंड और इस आई बैंड में क्या है, फर्क है। और ये क्या बेटा, दिस इज एच जोन, दिस वन इज एच जोन, दोनों आप कंपैरिजन दें तो आपको फर्क मिलेगा। और उसके बाद ये सार्कोमेयर है, पूरी साइज है, ये सार्कोमेयर और इस सार्कोमेयर में आप देखें फर्क मिलेगा आपको, कितनी साइज इसकी लंबी है। सार्कोमेयर की साइज जो होती है वो नॉर्मल से 35% डिक्रीज हो जाती है।
35% डिक्रीज हो जाती है, जो भी नॉर्मल साइज है। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एच जोन मैंने इस जगह पे लिखा है, मसल्स डिक्रीज इन लेंथ, आई बेंड डिक्रीज होंगे बोथ साइड में, ए बेंड रिमेन सेम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ मायोसिन नेवर चेंज, साइज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन ऑलवेज रिमेन सेम। एच जोन डिक्रीज होगा और सार्कोमेयर डिक्रीज अप टू 35%। जो नॉर्मल जितनी भी साइज है उससे ये 35% साइज में डिक्रीज होगा। दोबारा देख लेंगे, मसल कंट्रैक्शन में मसल्स हक्सली रूल के तहत एक मसल के ऊपर जो स्लाइडेड दूसरे मसल फाइबर हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइडेड हैं, तो दोनों जब कंट्रैक्ट होंगे तो उनकी साइज डिक्रीज होगी। आई बैंड भी डिक्रीज होगा, ए बैंड भी डिक्रीज होगा, एच जोन रिमेन सेम, एच जोन में कोई फर्क नहीं आने वाला। एच जोन इज द साइज, सॉरी, एच जोन डिक्रीज होगा, ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं आने वाला क्योंकि ए बैंड इज कंसर्न्ड विद द मायोसिन फिलामेंट। ए बैंड, आई बैंड डिक्रीज होगा, मसल्स लेंथ में डिक्रीज होंगे, और ए बैंड रिमेन सेम बिकॉज दैट इज कंसर्न्ड विद द मायोसिन, और एच जोन डिक्रीज इन साइज होगा। और ये मसल फाइबर हैं, तो मसल फाइबर को अगर हम कंट्रैक्ट करते हैं तो मसल फाइबर की साइज 35% नॉर्मल साइज से डिक्रीज हो जाती है। अब हम आते हैं मसल रिलैक्सेशन की तरफ। मसल्स जब रिलैक्स होते हैं, और एक और चीज इस जगह पे लिखें, मसल कंट्रैक्शन result muscles thick, muscles contraction results muscles thick and pull the bones। मसल्स कंट्रैक्शन की वजह से मसल्स थिक हो जाएंगी। थिक इस वजह से कि दोनों साइडें जब अंदर की तरफ दबेंगी, जैसे आप एक हाथ की फिंगर्स को दूसरे हाथ की फिंगर्स के अंदर आप डाल के देखें, जोर देंगे आप तो जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी, और इस दूसरे के अंदर जाने की वजह से जो मसल्स हैं या आपकी फिंगर्स हैं उनकी थिकनेस बढ़ेगी, मगर लेंथ डिक्रीज होगी। उसमें लेंथ मैंने पहले ही आपको कहा कि 35% साइज डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि पीछे आई बैंड में जो साइज अवेलेबल है दोनों तरफ को मिलाकर 35% ऑफ टोटल लेंथ हो जाती है। इस वजह से मसल्स अंदर के साथ, मीन्स मसल्स का काम भी ऐसे ही है जैसे आपके पास स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग के ऊपर जो एक स्ट्रक्चर लगी होती है उसकी साइज आप देखें जैसी होती है, फिर उसके बाद आप जब उसको कंप्रेस करते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाती है, फिर आप छोड़ते हैं तो दोबारा उसकी अपनी साइज हो जाती है। ऐसे ही मसल्स में क्या होता है कि मसल्स की जो टोटल लेंथ है जो भी है, उनके पीछे जो आई बैंड्स हैं दैट आर द फ्री स्पेस, जब उनके दोनों साइड को आप पुश करते हैं तो जो आई बैंड की साइज है वो डिक्रीज हो जाती है, और मायोसिन और एक्टिन की साइज सेम रहती है। तो इस वजह से मसल्स की साइज के ऊपर, सॉरी, मसल फिलामेंट की साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं आता, मगर मसल्स साइज में डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज दे possess द स्पेस इज लाइक द स्प्रिंग, इज लाइक द जंपर्स या स्प्रिंग के अंदर जैसे सेंट्रली स्पेस पाई जाती है, इसी तरीके से। अब मसल्स रिलैक्सेशन की तरफ हम आते हैं। जब मसल्स रिलैक्सेशन की बारी आती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उस दौरान मसल्स इंक्रीज इन साइज होते हैं। इंक्रीज इन साइज, और ये इंक्रीज होंगे अप टू 35%।
या जो उसकी नॉर्मल साइज है उतने तक हो जाएंगे। मसल्स कंट्रेक्शन की वजह से उसकी साइज 35% डिक्रीज हुई। अब मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से 35% बढ़ गई या नॉर्मल इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन लेंथ होंगे, मसल्स इंक्रीज इन लेंथ होंगे। अब दूसरा क्या फर्क आएगा, जो चीजें जिस जिस चीज में चीजें डिक्रीज हुई हैं, अब उनके लिए आप कह सकते हैं, इस जगह पे हमने इस चीज को लिखा है कि मसल्स डिक्रीज इन लेंथ, तो मसल्स रिलैक्सेशन में आप लिखेंगे मसल्स इंक्रीज इन लेंथ। इस जगह पे लिखा है आई बेंड डिक्रीज फ्रॉम बोथ साइड, आप लिखेंगे आई बेंड इंक्रीज फ्रॉम द बोथ साइड। ए बेंड रिमेन सेम, देन यू कैन से द ए बेंड रिमेन सेम। एक्स जोन डिक्रीज होगा, अब वहां लिखेंगे एक्स जोन इंक्रीज होगा। सार्कोमेयर डिक्रीज होगा, वहां पे आप लिखेंगे सार्कोमेयर इंक्रीज होगा। तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं कि आई बेंड इंक्रीज इन साइज होता है या लेंथ में, और दूसरा बेटा एच बैंड इंक्रीज होगा, और आई बैंड ए बैंड सॉरी ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड रिमेन सेम, क्योंकि ये डिपेंड करता है मायोसिन के बैंड के ऊपर या मायोसिन की मसल्स के ऊपर या फिलामेंट के ऊपर। तो मायोसिन के फिलामेंट और एक्टिन के फिलामेंट में कोई फर्क नहीं आता। सार्कोमेयर इंक्रीज इन लेंथ, अब मसल्स भी इंक्रीज होंगे लेंथ में, मसल्स इंक्रीज इन लेंथ। जब मसल्स इंक्रीज होते हैं तो मसल्स बिकम थिन एंड लार्ज इन साइज। तो दोबारा सुन लें बेटा, हाग्जली ने ये कहा था कि अगर एक हाथ की मसल्स आप दूसरे हाथ में डालें तो आपकी फिंगर्स की साइज में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वो ओवर स्लाइडेड या स्लाइडेड ओवर ईच अदर होते हैं। तो इसी तरीके से इसने कहा था कि एक आप अगर जो है मायोसिन फिलामेंट लें तो उसको सेक्स एक्टिन फिलामेंट कवर करते हैं। तो मायोसिन फिलामेंट और जेड लाइन के बीच में एक स्पेस होती है और उस स्पेस को हम नाम देते हैं आई बैंड। जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो दोनों जेड लाइन की तरफ से अंदर की तरफ आते हैं, तो इस वजह से मायोसिन का जो फिलामेंट है वो अपनी पोजीशन पे रहता है, और जो थिन फिलामेंट्स जो होते हैं, जो ऊपर जो बल्बस रीजन होते हैं वो मुड़ जाते हैं। बल्बस रीजन की कंडीशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मसल कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन है तो बल्बस रीजन इस तरीके से होंगे, ऐसे हमें नजर आएंगे, इस तरीके से हमें नजर आएंगे। ये रिलैक्सेशन दौरान की कंडीशन है। जब मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो ये बल्बस रीजन ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट जो है उसको खींचेंगे, दबाएंगे, तो मायोसिन फिलामेंट की वजह से इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से सीधे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले एक्टिन फिलामेंट जस्ट कनेक्टेड था इस जगह पे, इस तरीके से। अब एक्टिन फिलामेंट ने पुश किया है इसको, जब एक्टिन फिलामेंट ने पुश किया है तो मायोसिन के फिलामेंट तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद है, मगर फर्क क्या आया है कि इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये आपका बल्बस रीजन है और ये एक्टिन है, तो इस तरीके से इसको कनेक्टेड है। जब इसको हम पुश करते हैं तो ये रिवर्स बैक हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। एक्टिन का फिलामेंट उसके ऊपर ये बल्बस रीजन है, मायोसिन का फिलामेंट ये बल्बस रीजन है इसके ऊपर, और ये आपका एक्टिन है। मायोसिन के बल्बस रीजन के साथ जब ये एक्टिन का फिलामेंट कनेक्टेड होगा ऐसे, तो ये बल्बस रीजन अपवर्ड हो जाएगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा। ऐसे जैसे बुर्श के जो हेयर्स होते हैं
धागे होते हैं उसको आप जब किसी नेवर चीज के अंदर से आप घुसेड़ रहे होते हैं तो उसके हेयर्स जो है बैकवर्ड आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि मसल्स की कंट्रैक्शन में इस टाइप का मैकेनिज्म होता है। अब हम आगे आएंगे तो नेक्स्ट वन इज ऑल आर नो रिस्पॉन्स। बेटा मसल्स हमारे या तो कंप्लीटली रिस्पॉन्स करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। मसल्स के पास क्या है, ऑल आर नो रिस्पॉन्स वाला कंडीशन है। दैट इज फॉर द स्केलेटल मसल। और वी कैन से वॉलंटरी एक्सक्रिएटेड मसल्स की हम बात करें, क्योंकि मसल्स को इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती है और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आती है बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स आती है। ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे मसल्स को आती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रेन और ये जिस मसल से आप काम करा रहे हैं ये है आपके पास न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन को हम नाम देते हैं मोटर न्यूरॉन और ये इसको आप नाम दे सकते हैं इफेक्टर या जो आपका मसल है। दोबारा सुन लें, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आपके मसल्स की तरफ आ रही है, अब ये मसल्स कभी कभार रिस्पॉन्ड करते हैं कभी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप घर में बैठे हुए हैं तो आपको चुभन हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप खुजा रहे होते हैं, आप महसूस कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर के सामने बैठे हुए हैं, किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी बड़े ऑफिसर की ऑफिस में बैठे हुए हैं या बड़ों के सामने आप बैठे हुए हैं, तो आप उसी तरीके से खुजा नहीं रहे होते या उसी तरीके से आप उस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। मीन्स हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ब्रेन से आर्डर तो आ रहा होता है मगर हम उस चीज को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर हम रिस्पॉन्स करते हैं तो फुली रिस्पॉन्स करते हैं। मीन्स हमारे मसल्स अगर कंट्रैक्ट होते हैं तो 35% कंट्रैक्ट होते हैं, अगर नहीं कंट्रैक्ट होते तो बिल्कुल ही नहीं होते। ऐसे नहीं है कि 10% कंट्रैक्ट होगा फिर वो काम कर लेंगे। तो मसल्स if contract then contract fully, if not then they cannot contract less than 35%। अगर मसल्स को वर्क करना है तो फुल कंट्रैक्ट होना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मसल्स जो हमारे वर्क करते हैं या तो कंप्लीटली वर्क करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अगर काम करना है मसल्स को तो दिल से करना है, अगर नहीं करना तो बेरुखी से नहीं करना। ऐसे नहीं है कि मीन्स थोड़ा सा कंट्रैक्ट होकर फिर मसल दोबारा जो है उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो मसल्स ऑल आर नो रिस्पॉन्स है। मसल्स वर्क इज ऑल मीन्स वर्क कंप्लीटली आर नो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपको मॉस्किटो बाइट कर रहा है, मच्छर आपको काट रहा है, तो इसी मच्छर के काटने वाली कंडीशन पे आपके ध्यान में होता है कि ये मॉस्किटो मुझे बाइट कर रहा है। आपको ये मैसेज ब्रेन की तरफ भी जा रहा होता है। अब ब्रेन आपका डिसाइड करता है कि आप इस मॉस्किटो को मारना है या नहीं मारना है। तो कभी कभार आपके मसल्स जो है रिस्पॉन्स करके उस मच्छर को मार देते हैं और कभी कभार ये होता है कि आपका ब्रेन आपको ऑर्डर दे रहा होता है कि इसको मारें मगर फिर भी आपके हाथ उस तरफ नहीं बढ़ रहे होते। या उसके बाद आप देखें बेटा, आपको ज्यादातर जब सर्दी लग रही होती है रात के टाइम आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी तो आपको रिस्पॉन्स कर रही होती है, बता रही होती है कि आपको ठंड लग रही है। आप कपड़ा जो है ओढ़ लें, आप जो है ब्लैंकेट ओढ़ लें, मगर आपके जो मसल्स हैं उसको इग्नोर कर रहे होते हैं।
तो मीन्स इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं या वर्क करते हैं कंप्लीटली या बिल्कुल ही वर्क नहीं करते हैं। या एक एग्जांपल भी दिया गया है, अ बॉल कैन बी थ्रोन वेरी फोर्सफुली टूवर्ड्स द बैट्समैन इन क्रिकेट और कैन बी टॉस्ड वेरी जेंटली टू अ चाइल्ड। तो नॉर्मली ये हमारे मसल्स में वर्क करते हैं, हमारे हाथ के मसल्स में क्विकर वर्क कर रहे होते हैं या बॉडी के मसल्स में। तो नॉर्मली कहा जाता है कि हमारे जो क्रॉस ब्रिजेस रिपीटेडली स्पीड से वर्क कर रहे होते हैं। ईच क्रॉस ब्रिज रिपीट इट्स बेंडिंग मूवमेंट में 50 to 100 times विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेवरल 100 times ईच सेकेंड। ईच सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हम आते हैं आगे। तो मसल कंट्रैक्शन का कुछ कंसेप्ट है जो हमें इस जगह पे डिस्कस करना है, मगर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म हम देखेंगे इस जगह पे, इसको कंप्लीट हम देखते हैं कितना हो पाता है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। कि बेटा मसल कंट्रैक्शन जो है किस तरीके से होते हैं। मसल की कंट्रैक्शन के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए। एक है, फर्स्ट वन इज द नर्व इम्पल्स। वन इज द नर्व इम्पल्स कहा जाता है इसको। और नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज द एनर्जी, or we can say ATP. And third one is the calcium. These 3 things are very important for our muscle contraction. पहली चीज की तरफ हम आते हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है। नर्व इम्पल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन है बेटा, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। इलेक्ट्रो केमिकल इंफॉर्मेशन दैट कैरिड बाय न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलेमा, ये उसकी वजह से पास होते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, दोबारा सुन लें, नर्व इम्पल्स जो है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर या न्यूरॉन के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है जो इलेक्ट्रिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। इलेक्ट्रिकल करंट के बेस पे है। इलेक्ट्रिकल कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल अगर हम देखें, इस पे हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इलेक्ट्रिकल का मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, कितनी होती है? +42 -65 या -90 मिलीवोल्ट तक ये इंफॉर्मेशन चली जाती है। नॉर्मली +42 -90 मिलीवोल्ट ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं। ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ये कांस्टेंट नहीं रहती। कभी 40 होती हैं तो कभी -90 तक जाकर पहुंचती हैं। -90 to +40 जो है ये फ्लक्चुएट होती रहती हैं। दोबारा सुन लें, हमारे मसल्स की मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलेमा कहते हैं और उस न्यूरोलेमा के ऊपर चार्जेस डेवलप होती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होती है। और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कितनी है? +40 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट तक होती है। +40 टू -90 मिलीवोल्ट के बीच में ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लक्चुएट होती हैं। और उसके बाद न्यूरॉन की जो एंडिंग है, एंडिंग ऑफ
neuron release chemical that's known as neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर का वर्ड यूज करते हैं हम। दोबारा सुन लें, न्यूरॉन की एंडिंग से एक केमिकल रिलीज होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूरॉन। तो इस जगह पे न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनेगी, इस जगह पे एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे टाइप के हैं, मेनी टाइप्स हैं इसके, मगर स्पेशल जो न्यूरोट्रांसमीटर बेटा इस जगह पे वर्क कर रहा है, इस जगह पे जो हम खास टर्म यूज करेंगे उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन का वर्ड यूज करते हैं हम, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन is a type of neurotransmitter. Many type of neurotransmitters are present in our body. या बहुत सारे टाइप्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, उनमें गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइल कोलाइन, इपिनेफ्राइन, बहुत सारे हैं। जो हमारे चैप्टर 3 में हमारा टॉप चैप्टर पूरा इस न्यूरॉन के ऊपर है, तो वहां पे हम डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे हैं। इस जगह पे आप सिर्फ ये समझें कि न्यूरॉन जो है ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे डिफरेंट पार्ट्स की तरफ आते हैं, और उन न्यूरॉन्स को, ये वाले जो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, दैट्स नोन एज मोटर न्यूरॉन। और ये कहां से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं? ब्रेन से। तो इस वजह से हमारे पास एक यूनिट भी बनता है, उसको मोटर यूनिट कहा जाता है बेटा। किस चीज को मोटर यूनिट कह रहे हैं? मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर की कॉम्बिनेशन जो बन रही है, किस चीज को हम नाम दे रहे हैं? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट हम किस चीज को कह रहे हैं? मोटर न्यूरॉन्स एंडेड विद मसल फाइबर, या मोटर न्यूरॉन्स give information to skeletal muscle. So this is known as the motor unit. मोटर यूनिट हम किस चीज को कह रहे हैं? ब्रांचेस ऑफ मसल्स जो हैं, सॉरी ब्रांचेस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं मसल्स के साथ अटैच्ड हैं। मोटर न्यूरॉन्स का मसल्स के साथ जो अटैचमेंट है उसको हम मोटर यूनिट का नाम देते हैं। अब ये हम सीक्वेंस में तो बाद में आ रहे हैं, मगर अब इस जगह पे आप देखें कि 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं। हाँ, सारी शो कर रहा हूं, आप भले पिक्स ले लें। नर्व इम्पल्सेस हैं, एनर्जी इस जगह पे रेस्पिरेशन से निकलती है। ये प्रोसेस में अलग पढ़ाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। ये प्रोसेस मेरा अलग टॉपिक है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कैसे होते हैं। ये मैं अलग जो है आपको लेक्चर दूंगा कि मसल कंट्रैक्शन कैसे होते हैं हमारे, इसके लिए अलग है। मगर इस जगह पे मैंने लिख दिया है कि नर्व इम्पल्स है, एनर्जी और कैल्शियम, कैल्शियम आयंस हमें रिक्वायर्ड है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल इंफॉर्मेशन है दैट कैरीड बाय द न्यूरॉन। न्यूरोलेमा मेम्ब्रेन जो कैरी करती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर चार्जेस पाई जाती हैं, उन चार्जेस को हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहते हैं, और वो +42 -90 मिलीवोल्ट के बीच में होते हैं। और बेटा मोटर यूनिट हम किस चीज को कहते हैं? मोटर न्यूरॉन जब मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मोटर न्यूरॉन की कनेक्शन किसके साथ होती है? मोटर न्यूरॉन एंडेज विद सार्कोलेमा। सार्कोलेमा
मोटर न्यूरॉन जो एंडेड है सार्कोलेमा के साथ, मोटर न्यूरॉन है ये। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। अब ये मसल फाइबर है इस जगह पे। अब ये मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रही है, ये वाला जो ये पूरा जो यूनिट एक बन रहा है, दिस इज नोन एज मोटर यूनिट कहते हैं इसको हम। दिस इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन है। और ये क्या बेटा? दिस इज द मसल। हम मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है उस पर अलग लेक्चर बनाऊंगा मैं। अलग है आपको